हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज नॉट पॉइजन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, विंग और वांग जी एक दूसरे को मार्क नहीं किया है। जिसने भी ये सवाल किया है मैंने उसका आंसर दे दिया है, और क्यों नहीं किया ये आज के पार्ट में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन विंग के ऊपर हमला कर दिया था। क्लैन में कोई नहीं था। हाँ, क्लैन में सिर्फ उसका हस्बैंड यानी कि मैडम लैन का हस्बैंड लैन चिंगचुन और जो लैन चिरैन थे वही थे। एंड उनको भी उन्होंने नींद की दवाई खिलाकर एकदम सुला दिया था। उनका तो बिल्कुल भी होश नहीं था। दूसरी तरफ इसी का फायदा उठाकर मैडम लैन ने विंग के ऊपर हमला कर दिया था। यहाँ पे वांग जी भी क्लैन में नहीं था और जेबेजुन भी क्लैन में नहीं था। वो लोग क्लैन मीटिंग्स के लिए बाहर चले गए थे, जहाँ पे मैडम लैन ने विंग के ऊपर उसी एक खंजर गोल्डन कलर का खंजर है ना, उससे स्टैप कर दिया था। उसके बाद विंग एकदम वहीं पर मतलब ज़मीन पर गिर गया था। एंड वो ही वहाँ पे ना ज़मीन पर तड़प रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर ना जो ब्लैक मतलब होता है ना रब दिखाई देने लगा था। वो कहता है ना रिस्ट में जो वो होता है ना जहाँ से खून फ्लो होता है, आई मीन ब्लड फ्लो होता है ना, वहाँ से सब जगह से ना वो ब्लैक मतलब निशाने दिखने लगे थे। विंग ज़मीन पर लिटरली तड़प रहा था। उसकी आइज़ एकदम रेड हो गई थी, वो भी बहुत रेड, ब्लडी रेड होता है ना, एकदम खून जैसा रेड हो गया था। और वो तड़प रहा था। इसकी चिल्लाने की आवाज़ ना पूरे जो मतलब जिंगशी के बैकयार्ड है ना पूरा फैल गया था। मैडम लैन अभी भी अपने आप को संभाल कर बस उस पेड़ के साथ टेक लगाकर ये सब कुछ देखे जा रही थी। वो ना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इस खंजर से तो विंग को मर जाना चाहिए ना, तो विंग मर क्यों नहीं गया? और वो चीज़ आखिर विंग के अंदर ये कर क्या रहा है? यही सब कुछ मैडम लैन देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी। उनका दिमाग ना घूम रहा था। एंड ऑफ कोर्स उस पावर की वजह से वो भी एकदम बहुत घायल हो चुकी थी, जिसके बाद उनके अंदर 1 इंच तक स्ट्रेंथ नहीं है, जिस वजह से वो वहीं पर एकदम ज़मीन पर बैठ गई थी और वो सिर्फ विंग को तड़पते हुए देख रही थी। बहुत देर तक ये प्रोसेस चला था, जहाँ पे विंग सिर्फ चिल्ला रहा था। उसके पूरे बॉडी पर जैसे पावर फ्लो हो रहा था, एनर्जी फ्लो हो रहा था। बहुत देर तक चीखने चिल्लाने के बाद विंग का बॉडी अचानक ही हवा में उड़ गया था। ये देखकर मैडम लैन शॉक हो गई थी और वो ना बड़ी बड़ी आंखें कर ना विंग को देखे जा रही थी। विंग का बॉडी अब हवा में था, लेकिन अभी विंग चिल्ला नहीं रहा था। उसकी आंखें बंद थी, यानी कि वो बेहोश था। वो आसमान में ना घूम रहा था, आई मीन हवा में ना गोल गोल घूम रहा था, जहाँ पे इसकी बॉडी एकदम मतलब छोड़ चुकी है। जैसे लोग बेहोश होने से ना पूरा बॉडी एकदम छोड़ देता है ना, ठीक वैसे ही विंग का बॉडी भी एकदम वैसे ही छोड़ दिया था। एंड वही हवा में उड़ रहा था। बहुत देर तक ऐसे हवा में उड़ने के बाद विंग का बॉडी एकदम सीधा हो गया था और विंग की आंखें खुल गई थी। उसकी आइज़ एकदम ब्लडी रेड था और वो डायरेक्ट मैडम लैन की तरफ देख रही थी। मैडम लैन इससे पहले कुछ समझता विंग डायरेक्ट मैडम लैन के पास एक ही झटके में चला गया था और मैडम लैन का गला ना टाइटली दबा दिया था और मतलब डार्क वॉइस में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की? हाँ, तो मुझे मारोगे? सच में इतना दम है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरे ऊपर हमला करते हो? और ये तुम्हारा मामूली सो कॉल खंजर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन अपने गले को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, ये नायरन बाहर आओ उसके अंदर से, कितना घुसकर रहोगे इसके अंदर? बाहर आओ, हिम्मत है मुझसे लड़ो, उसके अंदर बिल में क्यों घुसे हो? बाहर आओ। जहाँ पे यन आयरन कहता है, हाँ मैं बाहर आऊँ उसके अंदर से, क्यों? ताकि तुम उसे मार पाओ और मुझे कंट्रोल कर पाओ। कभी नहीं, तुम्हारा ये सपना ना सपने तरह ही रह जाएगा। उसके अंदर मैं हूँ और रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे उसके अंदर से बाहर निकाले हो। बहुत सहेलियाँ हैं उसके अंदर, मैं कंट्रोल अगर एक बार कर लिया ना तब मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन हंसते हुए कहता है, यन आयरन बहुत हो गया तुम्हारी ये बकवास। तुम्हारा ये सपना ना सपने जैसा ही रह जाएगा। मैं कभी भी तुम्हें उसके अंदर कंट्रोल करने नहीं दूंगा और ना ही उसे जिंदा रहने दूंगा। अगर ये बॉडी नहीं रहेगा तो तुम कैसे रहोगी? तुम्हें बाहर आना होगा। अगर तुम्हें बाहर लाने के लिए मुझे इस ओमेगा को मारना भी पड़े ना तो मैं मारने के लिए तैयार हूँ। और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम भले ही उसके अंदर हो लेकिन तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इतना ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है यन आयरन। भूल मत जाओ उन बातों को। जब तक तुम इस ओमेगा को तब तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक वो खुद ना चाहे। और तुम ये क्यों बोल रहे हो कि ये एक ओमेगा है? तुम्हारी एनर्जी को वो बर्दाश्त तक नहीं कर पाएगा, वो तो वहीं पे मर जाएगा। और रही बात उसकी प्रोटेक्शन की, कब तक करोगे तुम उसकी प्रोटेक्शन? मैं उसे मार कर ही रहूँगा और तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। ये मैडम लैन का वादा है। जहाँ पे ये सुनकर जो ये नायरन था, नायरन गुस्से में उसके गले को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ना मैडम लैन इस बार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जितना भी था उनके पास, वो यन आयरन के ऊपर हमला करते हुए उसे दूर ढकेल देता है और वो कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है नहीं। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, ये मेरा वादा है और तुम मेरा बनोगे भी। तब तक तुम इस ओमेगा के अंदर रहते हो मैं भी देखता हूँ। मैं तुम्हें कंट्रोल करके रहूँगा और मैं सबसे पावरफुल बनूंगा। अगर इसके लिए मुझे इस ओमेगा को मारना भी पड़े ना तो मैं 2 मिनट भी झिझकूंगा नहीं। और वैसे भी ये ओमेगा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ मोहरा है उसके अंदर से इस यन आयरन को बाहर लाने का, तुम ही बाहर लाने का, और मैं बाहर ला के रहूँगा। जहाँ पे ये सुनकर यन आयरन भी एक डेविल से स्माइल करते हुए कहता है, कोशिश करके देखो, तुम्हें नाकामयाबी मिलेगा, तुम्हें सिर्फ नाकामयाबी मिलेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ना ही मैं विंग को कुछ होने दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम मुझे उसके अंदर से बाहर निकाल ही नहीं सकते हो। मैं उसका अंश हूँ, मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ और अब तो पूरी तरीके से हिस्सा बन चुका हूँ। तुम इस ओमेगा को कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं उसे बचाऊंगा। पहले मैं उसका हिस्सा नहीं था लेकिन इस बार मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ। वो कहते हैं ना कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और तुमने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है मैडम लैन। तुमने मुझे अपने क्लैन पर लाए हो। पहले तो मैं उसकी बॉडी पर सिर्फ था, लेकिन आज और उस टाइम के बाद, हाँ उसी रात के बाद मैं विंग का एक अंश बन चुका हूँ, उसका हिस्सा, उसके गोल्डन कोर का हिस्सा बन चुका हूँ मैं। तो इस बार ऑफ कोर्स मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। अब मैं उसका ही एक पार्ट हूँ और मैं उसकी पार्ट बनकर उसका ढाल बनूंगा।
और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब यन आयरन का है। यन आयरन वादा करता है कि तुम्हारी हर एक कोशिश मैं बेकार और नाकामयाब ही करूँगा। हाँ, भले ही मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं विंग को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं कैसे भी करूँ, सिर्फ देखते रहो, तुम्हारा हमला करते रहो और कुछ भी करो, बट मैं विंग का जिम्मेदारी और विंग की प्रोटेक्शन को अपने ऊपर लेता हूँ। कोशिश करके देखो, ये यन आयरन का वादा है, विंग को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है मैडम लैन, मेरे साथ अपनी बेटी का शादी करवा के। सही सुन रहे हो, अपनी बेटे का शादी। तुम भूल कैसे गए कि मैं एक बार अगर विंग का अंश बन गया तो मैं विंग को और भी अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और मैं विंग का अंश कैसे बना तुम्हें पता है? तुम्हारी बेटे की वजह से। हाँ, तुम्हारे बेटे। तुम इतना बड़ा बुद्धू हो गए, मुझे पता ही नहीं था। तुम मुझे अपने क्लैन में लाने के चक्कर में अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवा दिया, वो भी मेरे मेट के साथ। मेरा मेट, हाँ सही सुन रहे हो मैडम लैन, मेरा मेट है वो। उसकी ही वजह से मैं पूरी तरीके से विंग के अंदर समा चुका हूँ। अब मैं उसका ही एक हिस्सा हूँ, उसके गोल्डन कोर का हिस्सा बन चुका हूँ मैं। और धीरे धीरे मैं उसे भी कंट्रोल कर लूँगा और मैं तुम जैसे बुरी चीज़ों को मैं विंग से दूर रखूँगा। और ये सब बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, जब मैं अपने अल्फ़ा से मार खाऊंगा। रोक सकते हो तो रोक लो, मैं अपने अल्फ़ा को अपने पास रखूँगा। अगर एक बार मैं उससे मार खो जाऊँ ना, उसके बाद मैं तुम्हें देखूँगा। तब तक मैं विंग का प्रोटेक्शन करूँगा, मैं अपने आप का प्रोटेक्शन करूँगा। ये वादा है यन आयरन का। और हाँ, तुम्हारी तबाही का उल्टी गिनती शुरू मैडम लैन, क्योंकि मैं जागृत हो चुका हूँ। तुमने पास में जितनी भी गलतियाँ किया है ना, जितनी भी गुनाह किया है ना, उसकी सारी सज़ा मैं दूंगा तुम्हें। ये यन आयरन यानी कि वी वुशियान का वादा है। मैं ज़रूर वापस आऊँगा और तुम्हें सज़ा दूंगा। बस एक बार मुझे वापस आने दो पूरी तरीके से। जब मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा ना, उसके बाद मैं तुम्हारी मौत बन के आऊँगा। एंड इनफैक्ट तुमने अपनी मौत को ही अपने क्लैन में बुला लिया है। बहुत जल्द मैं तुम्हारी मौत बन के आऊँगा। ये कहकर विंग धीरे धीरे ज़मीन पर गिर जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके अंदर की यन आयरन अब उसके अंदर ही चला गया है, क्योंकि वो थोड़ी देर तक ही विंग के बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। गाइस, अगर अभी भी आपको कंफ्यूजिंग फील हो रहा है तो मैं ठीक से समझा देता हूँ। यहाँ पे विंग के बॉडी पर यन आयरन है। हाँ, यन आयरन विंग का ही एक हिस्सा है, यानी कि विंग के गोल्डन कोर का हिस्सा। पहले यन आयरन विंग का गोल्डन कोर का हिस्सा नहीं बन पाया था, लेकिन जब वो वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ तब वो मतलब यन आयरन विंग के गोल्डन कोर के साथ अटैच हो गया और उसके साथ एक नया गोल्डन कोर तैयार हो गया। ऑफ कोर्स गोल्डन कोर विंग का था, बट यन आयरन भी उसके साथ मर्ज हो गया एंड वो दोनों ही एक स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर बन चुके हैं। अब आप लोग कह सकते हो कि वो गोल्डन कोर बनकर भी विंग ताकत पर क्यों नहीं है, उसका यन आयरन मतलब वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता है। इसका रीज़न यही है कि यन आयरन भले ही विंग के अंदर था और विंग के गोल्डन कोर के साथ कनेक्ट हो गया था, लेकिन अभी उसके पास उतना स्टेबल पावर नहीं है कि वो विंग को कंट्रोल कर पाए, यानी कि विंग को ताकत दे पाए, अपनी ताकत। ठीक है, और विंग को पता भी नहीं था कि विंग के अंदर गोल्डन कोर है। ठीक है, अब मैडम लैन विंग के अंदर से उस गोल्डन कोर मतलब यन आयरन को बाहर लानी चाहती थी, क्योंकि वो उस यन आयरन से अपना ताकत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं कर पाएंगी तब तक जब तक वो यन आयरन को विंग के अंदर से बाहर ना लाए। अब विंग के अंदर से ये यन आयरन बाहर कैसे निकालेंगे मैडम लैन को ये नहीं पता है, लेकिन हाँ, यन आयरन विंग का हिस्सा है। ठीक है, मैडम लैन ने पास में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से यन आयरन गुस्सा है। अब यन आयरन की बातों को सुनकर आपको ये तो लग गया है कि मैडम लैन पास्ट में भी यन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश किया है। अब ये पास्ट हम लोग बाद में जानेंगे, पहले अब हम लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग बेहोश हो चुका था, यानी कि विंग के अंदर जितनी भी पावर थी ना, वो अभी उसके अंदर चली गई थी, उसके गोल्डन कोर के अंदर। विंग अभी वहीं पर बेहोश था। उसका जो घाव था वो ऑफकोर्स यन आयरन ने हील कर दिया था अपने गोल्डन कोर के थ्रू, लेकिन अभी वो बेहोश था, जहाँ पे अब विंग के आसपास एक बैरियर यन आयरन ने कर दिया था ताकि मैडम लैन विंग के ऊपर अटैक ना कर पाए। जहाँ पे मैडम लैन ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि वो अब हिलने तक का शक्ति उनके पास नहीं था। जो भी स्पिरिचुअल पावर था उन्होंने सिर्फ यन आयरन के ऊपर हमला करने के लिए यूज़ कर लिया था, जिस वजह से उनके अब उतना स्टेमिना या फिर उतना शक्ति नहीं था। मैडम लैन अभी भी गुस्से में विंग को देखे जा रहा था। ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि अब यन आयरन विंग का हिस्सा है, विंग अब खुद यन आयरन का मालिक है। और जब ये वो सोच रहे थे ना, उनका ना गुस्सा 7वें आसमान में चल गया था। वो ना उठकर ना विंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफ कोर्स बैरियर की वजह से वो जा नहीं पाता है और उनके पास इतना शक्ति तो नहीं है कि वो बैरियर को तोड़ पाए। वो ना चिल्ला उठाता, लिटरली वो चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वी वुशियान, मैं तुम्हें मार कर ही रहूँगा और इस यन आयरन को भी मैं अपना बना कर ही रहूँगा। वो चिल्ला उठा था। ये कहकर ना वो वहाँ से बैकयार्ड से ना विंग को वहीं पर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स वो इनके पास इतना तो शक्ति नहीं है कि वो अब दोबारा विंग के ऊपर हमला करे, और बैरियर तो वो तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ना वो वहाँ से मतलब लड़खड़ाते पैरों के साथ ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा लड़ी थी, इसकी वजह से उनके चलने की क्षमता भी ना बहुत ज़्यादा ही गिर चुका था। खैर मतलब जैसे भी वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, मतलब उस क्वार्टर से बाहर निकल जाती है, जिंगशी के बैकयार्ड से बाहर निकल कर डायरेक्ट वो कोल्ड गुफा के पास आती है। कोल्ड गुफा के पास आने के बाद वो वहीं पर बैठ जाती है और वहीं पर बैठ कर ना मेडिटेट करने लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी पावर की ज़रूरत है। वो अब जिस हालत में है, इस हालत में अगर उसका हस्बैंड देख ले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकता है। वो इन सब के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैडम लैन को ये ज़रूर पता है कि जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में विंग को पता ही नहीं है, एंड विंग को पता भी नहीं रहेगा। असल में यन आयरन विंग के अंदर है, विंग ये नहीं जानता है, और यन आयरन जब विंग के ऊपर कंट्रोल करता है ना, तब विंग कुछ याद नहीं कर पाता है, और ये मैडम लैन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। भले ही यन आयरन विंग को कंट्रोल कर लिया है, मतलब विंग के अंदर एक गोल्डन कोर की तरह काम कर रहा है, लेकिन
मैडम लैन और यन एरन दोनों को ही पता है कि वो विंग को अभी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विंग को ये सब कुछ याद भी नहीं रहेगा। यही सोचकर वो मेडिटेट कर रही थी अपने आप के स्पिरिचुअल एनर्जी को मतलब वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ अब ना एकदम सुबह हो चुका था। ऑफकोर्स वो लोग जितनी भी मतलब लड़ाई किया था ना, उसमें ही ना मिडनाइट एंड हो चुका था और अभी ना सुबह के बिल्कुल 4 बज रहे थे, जहाँ पे हम लोग अब गुसु क्लैन के एकदम बाहर गुसु क्लैन के बॉर्डर पर देखते हैं, जहाँ पे लैन शिचैन और लान वांगजी थे। जहाँ पे लान वांगजी लैन शिचैन की तरफ देखते हुए कहते हैं भाई, जहाँ पे ये सुनकर लैन शिचैन अपने भाई की तरफ देखता है, जहाँ पे लैन शिचैन कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम अभी भी टेंस में हो। जहाँ पे यह सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है भाई मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे पता है कि मैं इतनी मॉर्निंग को, जहाँ पे मैं लैन शिचैन कहता है वांगजी मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो, जब से हम लोग वहाँ पे गए हैं तब से लेकर तुम टेंस हो, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं कितनी बार तुमसे पूछ चुका हूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम तुम्हारे भाई से सब कुछ शेयर कर सकते हो। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है भाई मुझे नहीं पता कि आखिर मैं क्यों इतना बेचैन हूँ, बस मुझे विंग की फ़िक्र हो रही थी, मुझे पहली बार ऐसा अजीब लगा, मुझे लगा कि विंग सेफ़ नहीं है, विंग ठीक नहीं है। और ये कहकर ना वो चुप हो गया था। जहाँ पे लैन शिचैन अपने भाई की तरफ देखता है और उनके चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। वो मन में ही कहता है वांगजी शायद तुम्हें मास्टर वे से प्यार हो गया है और तुम बड़े भी हो चुके हो, अभी से ही अपनी ओमेगा की फिक्र कर रहे हो। ये कहकर नाम जो मतलब लैन शिचैन थे, लैन शिचैन स्माइल करता है एंड वो लोग अब गुसु के अंदर आते हैं। गुसु के अंदर आने के बाद लैन शिचैन वांगजी की तरफ देखता है और वो कहता है तुम क्वार्टर में चले जाओ, मैं अंकल को बता दूंगा कि हम लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। ये सुनकर वांगजी नोट करता है और वांगजी अपने क्वार्टर की तरफ चला जाता है। वो मतलब कल रात से ही बेचैन था, पता नहीं क्यों उसे विंग का बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहा था, इस वजह से वो ठीक से रात को सोया तक नहीं था। इस वजह से ना वो बहुत ही जल्दी ना क्वार्टर के मतलब अंदर जाता है, क्वार्टर के पास जाता है एंड क्वार्टर का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। वो 3 बार नॉक करते हैं, फिर भी दरवाज़ा कोई नहीं खुलता। वांगजी अब थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो ना डायरेक्ट दरवाज़ा खोल देता है। ऑफकोर्स पहले वो नॉक किया था, लेकिन अब वो डायरेक्ट दरवाज़ा खोल दिया और वो बेड की तरफ देखता है। बेड एकदम खाली था, वहाँ पे मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली था, जैसे कि कोई सोया ही ना हो। ये देखकर मतलब वांगजी थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो कहता अभी तो 4 बजे हैं, क्या विंग उठ गया है। ये कहकर ना वो वॉशरूम की तरफ जाता है और वो वॉशरूम का जो डोर था ना उसे नॉक करते हुए कहता है विंग क्या तुम अंदर हो, लेकिन अंदर मतलब कोई आवाज़ नहीं आता। वांगजी जो मतलब वॉशरूम का जो दरवाज़ा है ना उसे खोल दिया था, वो अंदर देखता है, वहाँ पे कोई नहीं था। जहाँ पे वांगजी को कुछ समझ नहीं आया, वांगजी आसपास मतलब जिंगशी के अंदर के जो कमरे थे ना उसे भी चेक करता है, विंग वहाँ पे भी नहीं था। वांगजी अब थोड़ा सा ज़्यादा ही टेंस हो गया था और वो ना मतलब पूरे जिंगशी को ढूंढने के बाद जिंगशी के बैकयार्ड आ गया था और वो बैकयार्ड में ढूंढने लगा और वो ना विंग को बुला भी रहा था, बोल रहा था विंग विंग तुम कहाँ हो विंग। ये कहकर ना वो बैकयार्ड में आकर ना इधर उधर ढूंढने लगा, तब इसकी नज़र ना एक पेड़ के पास चला गया था, वहाँ पे कोई लेटा हुआ था। वांगजी धीरे धीरे वहाँ पे जाता है और वो देखता है वहाँ पे विंग लेटा हुआ था, पर वो बैकयार्ड के गार्डन में क्या कर रहा है, वांगजी को समझ नहीं आया। लेकिन वांगजी विंग के पास जाता है और वो विंग के चेहरे को टच करते हुए विंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है विंग विंग। जहाँ पे विंग पहले कोई जवाब नहीं देता, वांगजी जब दोबारा विंग को मतलब हिलाते हुए कहता है विंग उठो, जहाँ पे तब जाके विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और वो सामने वांगजी को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है अल्फा अल्फा आप आ गए। ये कहकर ना वो अगेन अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जहाँ पे वांगजी दोबारा विंग को बुलाते हुए कहता विंग तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, तुम जिंगशी में क्यों नहीं सोए। यहाँ पे ये सुनकर विंग वो ना बहुत ही लो वॉइस में कहता है मुझे नहीं पता। ये कहता है जहाँ पे वांगजी को कुछ सुनाई नहीं दिया, वांगजी विंग को गोद में उठा लिया था और उसे लेकर ना जिंगशी के अंदर आ गया था। जिंगशी में अंदर आने के बाद वो उसे बेड पर लिटा देता है और वो विंग के सामने बैठ जाता है और वो विंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है विंग तुम बाहर क्यों सोए थे विंग। जहाँ पे विंग अपनी आंखें को दोबारा खुलता है और वो कहता है अल्फा मुझे नींद आ रहा है, मुझे मत उठाइए। जहाँ पे ये सुनकर वांगजी कहता है पर तुम बाहर क्यों सोए थे। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नहीं पता मैं बाहर कैसे सोया हूँ, बस मैं सो गया, अब आ गए हैं ना तो आप भी आइए और मेरे साथ सो जाइए। ये कहकर ना वो सो गया था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आया। खैर वो भी मतलब अपना जो आउटर रूप था उसे खोल दिया था। पॉज अभी 4 बज रहे थे, 4:30 बजने वाले थे, 5 बज ही जाएंगे, लेकिन वो फिर भी विंग के साथ लेट गया था और वो ना विंग को अपने चेस्ट पर ना विंग का सिर रख लिया था और उसे हक कर लिया था। जहाँ पे वांगजी मतलब विंग ने भी वांगजी को हक कर लिया था बहुत ही टाइटली और वो ना उसे एकदम जकड़ कर सो गया था। वांगजी जो इतनी देर से पूरा मतलब दिन जब तक वो विंग के साथ नहीं था जितना बेचैन था ना, अब विंग को अपने चेस्ट पर सोते हुए देखा ना उसे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था। उसके दिल में जो बेचैनी उस रात को फील हुआ था, अब ना वो बेचैनी एकदम हट गया था और वो ना विंग को एकदम सिक्योरली हक करके रखा था। उसे भी नहीं पता कि वो क्यों इतना बेचैन हो गया था, पर वो अब जाके थोड़ा सा शांति मिला है विंग को ऐसे सही सलामत देखकर। एंड ऐसे ही ना वांगजी विंग को हक करके ना सो जाता है। अब प्रॉपरली मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग पर वांगजी की आंखें खुलती हैं और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी एकदम वांगजी को जकड़ के सोया हुआ था। जहाँ पे वांगजी विंग से अलग होता है और वो ना फ्रेश होने चला जाता है। वो रेडी होता है, रेडी होने के बाद वो बाहर आता है और वो विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अभी भी सोया हुआ था। जहाँ पे वांगजी विंग को उठाता है। वांगजी विंग को मतलब गोद में उठा कर ना उसे लेकर ना डायरेक्ट वॉशरूम के अंदर चला गया था और वो वहीं पर जहाँ पे उसको मतलब बाथटब में पानी भर के रखा था ना वहाँ पे उसे बिठा दिया, उसे फ्रेश करवाया, उसे नहाया और उसे लेकर मतलब कपड़े पहना कर उसे लेकर दोबारा
रूम के अंदर आया और उसे बेड पर लेटा दिया। विंग जो अभी भी एकदम गहरी नींद में सो रहा था, वांग जी ने उसे उठाया नहीं। वांग जी एक बार विंग के फॉरहेड पर किस करता है और वो वहाँ से जिंगशी से बाहर निकल जाता है और वो अपने कामों में अब बिजी हो जाता है, क्लैन के कामों में। विंग पूरे 10 बजे उठा था। 10 बजे उठने के बाद वो अपने बिस्तर को देखता है जहाँ पे ऑफकोर्स उसका अल्फा था नहीं। विंग अपनी आंखों को मलते हुए ना उठता है। उठने के बाद वो देखता है कि वो ऑलरेडी एकदम फ्रेश है, जहाँ पे विंग समझ गया था कि इसका अल्फा नहीं, उसे एकदम फ्रेश करवा दिया है ऑफकोर्स। तो वो ना पहले मतलब देखता है टेबल के पास ही विंग के लिए खाना था। विंग वहाँ जाता है और वो अपना खाना खाता है। कंप्लीट करने के बाद वो भी जिंगशी से बाहर आता है। उसे ना रात की कुछ भी बातें याद नहीं था, कैसे मैडम लैन ने उसके ऊपर हमला किया था, ये सब कुछ के बारे में उसके माइंड से एकदम मिट गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था। खैर अभी विंग अपने घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद वो कबीले में गया था। कबीले में ऑफकोर्स लैंडशेरर ने कह दिया था कि उसे लैंड क्लैन के जो पढ़ाई था उसे पढ़ना चाहिए अगर वो चाहे। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग ने नोट कर दिया था क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ तो था नहीं, तो ऑफकोर्स वो पढ़ सकता था। इसीलिए वो लैंड क्लैन की जो पढ़ाई था ना उस पर ना ध्यान देने लग गया था। वहाँ पे वो लैंड क्लैन के जो रूल्स थे, लैंड क्लैन के जो स्टडीज़ थी वो सब करने लगा था। लैंड क्लैन की जो कल्टिवेशन था उसे भी वो करने लग गया था। एंड ऐसे ही ना कुछ दिन बीत गए थे जहाँ पे मैडम लैन तो यही सोचे जा रही थी वो कैसे यन आयरन को विंग के अंदर से बाहर निकाले। वो ना वांग जी को ना विंग से ना दूर रखने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि यन आयरन ने उसे कहा था कि विंग वांग जी विंग का मेट है। तो वो ना कोशिश कर रही थी कि वांग जी को वो विंग से दूर रखे, लेकिन उनकी जो कोशिश थी ना वो बेकार ही जा रही थी। कोई ना कोई आकर ना विंग और वांग जी को एक दूसरे से मिलवा ही देते थे। जैसे कि लैन शिचैन अपने भाई को काम से एकदम फ्री करवा देता था विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, जहाँ पे मैडम लैन इतने सारे काम वांग जी को दिया करता था कि वो विंग से मिल ही ना पाए। लेकिन लैन शिचैन अपने ऊपर वो सारी जो जिम्मेदारी था ले लेते थे और वो वांग जी को कहते थे कि वो विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। और ऐसे ही ना कुछ टाइम बीत गया था और मैडम लैन को ना गुस्सा आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उनके दिमाग में आइडिया आया था। उन्होंने सोच लिया कि वो अब इस आइडिया पे ही काम करेंगे। अब ऐसे ही पूरे 2 हफ्ते यानी कि वांग जी और विंग की शादी का पूरे 3 महीने और मैडम लैन के प्लान की तैयारी का पूरा 2 हफ्ता हो गया था। 2 हफ्ते बाद लैन क्लैन में किसी ने कदम रखा था एंड वो आने के बाद मैडम लैन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैडम लैन वो लैन क्लैन का जो मेन डोर था जहाँ से सारे लोग एंट्री करते हैं, यानी कि जो दरवाजे से जो टोकन से एंट्री करते हैं, वहाँ पर खड़ी थी, जहाँ पे एक सुंदर सा लेडी आती है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो एक ओमेगा था। वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मैडम लैन उसका ही इंतज़ार कर रही थी। वो ओमेगा जब लैन क्लैन के बॉर्डर पर आ गया था ना, डोर के पास, वहीं पर मैडम लैन खड़ी थी। मैडम लैन तुरंत ही उस ओमेगा को हक कर लेती है और वो कहती है तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे ये सुनकर वो ओमेगा नोट करती है और वो कहती है हाँ मैडम लैन मैं ठीक हूँ। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन तो मैडम लैन नहीं, माँ कहो मुझे, तुम मुझे माँ कह के बुलाओगी। जहाँ पे ये सुनकर वो जो ओमेगा था वो अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो ना एकदम ब्लश करने लगी थी। जहाँ पे मैडम लैन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है शर्माओ मत, तुम मेरी बेटी जैसे हो। जहाँ पे ये सुनकर वो जो ओमेगा था वो बस नोट करता है। जहाँ पे मैडम लैन कहती है मो याओशी, तुम मेरे बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। जहाँ पे ये सुनकर मो याओशी ब्लश करती है और वो कहती है माँ वो कहाँ है। जहाँ पे ये सुनकर जो मैडम लैन थी, मैडम लैन स्माइल करते हुए कहता है तो मुझसे ढूंढ रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर याओशी ब्लश करते हुए सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिलाती है। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन कहती है पहले क्लैन के अंदर तो चलो, उसके बाद मैं दिखाता हूँ वो कहाँ है। जहाँ पे ये सुनकर मो याओशी नोट करती है। जहाँ पे वो दोनों ही क्लैन के अंदर जाते हैं। क्लैन के अंदर जाने के बाद मैडम लैन उसे लेकर एकदम लाइब्रेरी पवेलियन पर आ गई थी। लाइब्रेरी पवेलियन पर आने के बाद मो याओशी सामने देखती है, वहाँ पर एक सुंदर सा हैंडसम सा बंदा बैठा हुआ था एंड सिर में फॉरहेड रिबन था और वो कुछ लिख रहा था। उसे देखकर मो याओशी ना एकदम खुश हो गई थी, उसके चेहरा एकदम चमक गया था और वो अपनी मदर की तरफ देख रहा था, यानी कि मैडम लैन की तरफ देख रहा था। मैडम लैन सिर्फ अपने सिर को हाँ में हिलाती है और वो कहती है जाओ। जहाँ पे ये सुनकर जो मो याओशी थी वो दौड़ कर उस पर्सन की तरफ चला जाता है और वो ना उस पर्सन को ना टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे वो जो इंसान था जिसको उसने हक किया था ना, वो इंसान एकदम शॉक हो गया था। उसके हाथ में जो ब्रश था ना वो तुरंत ही नीचे गिर गया था और वो ना शॉकिंगली ना एकदम स्टिफ हो गया था। जहाँ पे मो याओशी हक करते हुए कहता है लंजा तुम कैसे हो, कितने दिनों बाद और कितने सालों बाद हम मिले हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंजा, बहुत मिस किया। जहाँ पे ये सुनने के बाद लंजा जितना ज़्यादा स्टिफ हो गया था ना वो डायरेक्ट ही पीछे मुड़ता है। जहाँ पे वो देखता है और वो कहता है याओशी। जहाँ पे याओशी एक बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं हूँ याओशी, तुम्हारा याओशी। लंजा मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और तुम तो कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हो और हैंडसम भी हो चुके हो। ये कहकर ना वो वांग जी के जो गाल है ना उसे पिच करते हुए कहता है और तुम्हारा ये क्यूट सा गाल जो मैं बचपन में खींचा करती थी, आज ये गाल कितना ज़्यादा स्लिम हो गया है। ओ मेरा लंजा कितना ज़्यादा क्यूट और कितना ज़्यादा हैंडसम हो। ये कहकर ना बस वो ना अपने हाथों को वांग जी के चेहरे पर फहराने लग गया था। जहाँ से दूर से मैडम लैन सिर्फ देखे जा रही थी, उनके चेहरे पर एक जीत वाली खुशी थी और वो ना मन ही मन कहता है अब मैं देखता हूँ विंग तुम कैसे मेरे बेटे को मुझसे छीनते हो। मैं तुमसे मेरे बेटे को छीन लूँगा, जैसे मैंने तुम्हें मेरा बेटा सौंप दिया था ना, ठीक वैसे ही मैं मेरा बेटा छीन लूँगा और उसका पहला कदम मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं तुम्हें मेरे बेटे के लाइफ से बाहर निकाल दूँगा और मैं अपने बेटे के लिए याओशी को अपनी बेटी का ओमेगा बनाकर लाऊंगा। अब मैं तुम्हें इस क्लैन से बाहर निकाल कर ही छोड़ूंगा। ये कहकर उनके चेहरे पर ना एक डेविल सा स्माइल आ जाते हैं एंड वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम वांग जी का देखते हैं। वांग जी जो याओशी की तरफ देखता है और वो कहता है तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम
तुम तो पढ़ने चली गई थी ना बाहर। जहाँ पे ये सुनकर जो याओशी था, याओशी कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं बाहर चला गया था पढ़ने के लिए एंड मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट भी कर लिया है और मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारे पास। और वैसे भी तुम मुझे देखकर इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा याओशी वापस आ गया है और तुम देखकर मुझे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर। क्या हुआ है वलंजा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? क्या याओशी को देखकर खुश नहीं हो? जहाँ पे ये सुनकर वांग जी जो कहते नहीं ऐसा नहीं है पर तुम अचानक यहाँ। जहाँ पे याओशी कहता है अचानक यहाँ मतलब मैं आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें कितना मिस किया हूँ तुम्हें पता भी है। पढ़ाई के दौरान मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था, तुम्हें पता है हर वक्त मैं तुम्हें याद करता था और फाइनली इतने सालों बाद मैं वापस आया हूँ लेकिन तुम इतना फीका वेलकम कर रहे हो मुझे। सच में लंजा, क्या तुम अब मुझे देखना नहीं चाहते हो? ये कहकर ना वो रोने लगती है। यहाँ पे ये सुनकर हमारा भोला भाला वांग जी जो मतलब कहता है अरे ऐसा नहीं है याओशी, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ आए हो। ये सुनकर ना जो याओशी था ना, याओशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ना एकदम वांग जी को हक कर लेता है और वो कहता है ओ मुझे पता था कि मेरा लंजा मेरे को ज़रूर याद रखेगा और मुझे ज़रूर मिस करेगा। ये कहकर ना वो टाइटली वांग जी को हक कर लिया था। दूसरी तरफ मैडम लैन जो खुश होकर ना अपने क्वार्टर पे चली गई थी और वो बस इंतज़ार कर रही थी अपने प्लान के सक्सेसफुल होने का। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है, यही सोचकर बस वो ना मन ही मन खुश हो रही जा रही थी। दूसरी तरफ विंग जो अपनी क्लासेस खत्म करता है, जो सब क्लास उसने किया था ना उसके बाद उसका ना पूरा बॉडी एकदम नम हो गया था और वो ना अब जाके चिंसी में जाके सोना चाहता है और वैसे भी उसका अल्फा ऑफकोर्स अभी तो नहीं, वो रात को आएगा। यही सोचकर ना वो वैसे ही यहाँ से जाने लगा था और उसके हाथ में उसका तलवार था। ऑफकोर्स उसने अपना स्वॉर्ड प्रैक्टिस भी कर लिया था। तो अभी विंग जा रहा था। विंग जाते जाते ना मतलब रुक गया था और वो ना सोचता है मैंने ना अल्फा से पूछना ही भूल गई कि मैं उनके लिए खाने में क्या बनाऊँ। हाँ वो लोग खाना मतलब बना के खाते थे क्योंकि वांगजी का जो क्वार्टर था ना वहाँ पे ऑलरेडी किचन था, तो विंग खाना खुद बनाता था वांगजी और विंग के लिए। कभी कभी वांगजी मतलब क्लैन में खाया करता था डीपीज की वजह से। उस टाइम को वो अकेला खाता था, विंग अकेला खाता था, लेकिन आज वो विंग के साथ मतलब वांगजी के साथ ही खाना चाहता था। इसलिए वो ना कहता है मैं पहले अल्फा के पास जाता हूँ और मैं पूछ के आता हूँ कि वो क्या खाना चाहते हैं। ये कहकर ना वो ऐसे ही चलते चलते ना मतलब ढूंढ रहा था। वो पहले ना ग्राउंड पे आया था लेकिन ग्राउंड पे मतलब ऑफकोर्स वो ट्रेनिंग करके गया है बट वहाँ पे तो उसका अल्फा है नहीं, तो इसीलिए ना वो ढूंढ कर ना लाइब्रेरी पवेलियन के पास आ गया था। लाइब्रेरी पवेलियन के पास आने के बाद वो ना लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर जाते हुए कहता है अल्फा क्या आप यहाँ है? जहाँ पे ये कहकर ना वो डायरेक्ट वांग जी की टेबल पर देखता है। वांग जी की टेबल पर वांग जी बैठा हुआ था लेकिन विंग की नज़र वांग जी की साइड पर ही एक लड़की पर चला गया था। विंग उस लड़की की तरफ देख रहा था और वो कहता है ये वो ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। खैर अब उसे क्या, ये कहकर ना वो मतलब एकदम झूमते हुए अपने अल्फा के पास जाता है और वो कहता है अल्फा आपको पता है मैं कहाँ कहाँ आपको ढूंढ रहा था पर आप मुझे मिले ही नहीं, आप यहाँ पे हैं। अच्छा छोड़िए, अब बताइए आप रात को क्या खाना चाहेंगे? मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, तो आप ही बताइए कि मैं क्या बनाऊँ। ये कहकर ना वो वहीं पर बैठ गया था लंजा के सामने। जहाँ पे ये सुनकर लंजा जो इनकी तरफ देखकर वो कुछ कहने ही वाली थी तभी जो याओशी थी वो कहती है अरे वो एकदम माइल्ड खाना खाती है बिना स्पाइसी के, वो बिना स्पाइस के खाना खाता है, वेजिटेबल्स और नॉर्मल राइस यही। और वैसे भी मुझे पता है लंजा का फेवरेट खाना क्या है, वो तो वेजिटेबल सूप बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर वो मैं बनाऊँ तो ऑफकोर्स वो और भी ज़्यादा पसंद करता है ना लंजा। जहाँ पे ये कहकर ना जो याओशी था, याओशी लंजा का एकदम हाथ पकड़ लिया था, एकदम पूरा हाथ को हक कर लिया था और वो कहता है वैसे लंजा मैं ना तुम्हारे लिए रात को डिनर में सूप बनाऊंगा, तुम उसे पी कर देखना और बोलना कि वो वाला कैसा है। मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए सूप बनाया था लेकिन अब मैं दोबारा तुम्हारे लिए सूप बनाना चाहता हूँ और तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है लंजा कि मैं तुम्हें बचपन में कैसे सूप पिलाता था? मुझे आज भी ये सब कुछ याद है। ये कहकर ना वो एक स्वीट सा स्माइल देता है। दूसरी तरफ विंग ये सब कुछ सुनकर एकदम शॉक हो गया था और वो ना बस उस लड़की को ना घूरे जा रहा था। विंग अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने अल्फा के हाथों को पकड़ लिया था और वो उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हुए कहता है अल्फा ये कौन है? आपने मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, हमारे शादी का इतने दिन हो चुके हैं और आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। ये ना वो जोर देकर बोल रहा था उस ओमेगा के सामने, जहाँ पे वो जो ओमेगा था वो एकदम शॉक हो गई थी और वो ना मतलब लंजा की तरफ देखता है, वो कहता है लंजा तुम्हारी शादी हो चुकी है? जहाँ पे लंजा से पहले विंग जवाब देता है हाँ ऑफकोर्स मेरी अल्फा की शादी हो गई है, ऑफकोर्स मेरे साथ। आप देख ही तो सकते हैं मैं बार बार उनको यानी कि हंग जिनको मैं अल्फा कह के बुला रहा हूँ, ऑफकोर्स वो मेरे अल्फा है इसीलिए मैंने उनको अल्फा कहा है। और हाँ ये मेरे हस्बैंड है और मैं भी उनका हस्बैंड हूँ। ये कहकर ना वो जानबूझकर एकदम वांग जी के गोद पर बैठ जाता है और वो ना उसे हक करता है और वो ना पाउट करते हुए कहता है हस्बैंड मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। आपको पता है सारा दिन ट्रेनिंग करके और पढ़कर कितना ज़्यादा थक गया हूँ, मेरा बॉडी ने एकदम नम हो चुका है। ये सुनकर ना वांग जी विंग के बैक को रफ करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? जहाँ पे विंग कहता है नहीं, आपको पता है मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे कमर पर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यहाँ वो ना ये कहकर ना अपने कमर को दिखा रहा था जहाँ पे वांग जी मतलब उसके कमर को सहला रहा था और वो बोल रहा था ठीक है यहाँ पे। जहाँ पे ये देखकर ना विंग वो ना अपने मुंह से सिर्फ एक नॉइज़ निकालता है आह कह के और वो कहता है हाँ यहाँ और वो ना ये सब कुछ जानबूझकर उस लड़की को दिखा रहा था। जहाँ पे दूसरी तरफ याओशी वो तो एकदम भड़क गई थी और वो ना अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था और वो बस विंग और वांग जी को देखे जा रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के मतलब नेक पर अपना हाथ रख देता है और वो कहता है हस्बैंड क्या प्लीज़ आप मुझे गोद में उठाकर रूम तक लेके जा सकते हैं, मैं ना चल नहीं पा रहा हूँ। जहाँ पे ये सुनकर हमारा भोला भाला वांग जी कहता है सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है? जहाँ पे विंग से अपने सिर को हाँ मिलाता हुआ कहता है हाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये कहकर ना वो उस ओमेगा की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो ओमेगा अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए ही कहता है लंजा तुम्हारी शादी कब हुई है?
जहाँ पे ये सुनकर विंग मतलब वांग जी कुछ कहता है उससे पहले विंग कहता है हमारी शादी 3 महीने पहले हो गया है। क्यों, तुम्हें नहीं पता? हमारी शादी तो बहुत ही धूमधाम से हुआ है, वो भी मेरे क्लैन में। ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो याओशी की तरफ देखते हुए कहता है हाँ, मेरी और विंग की शादी हो गई है। ये सुनकर याओशी कहता है पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी कहता है मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ये कहकर ना वो सिर्फ विंग की तरफ देखता है और वो कहता है विंग ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जिंगशी में जाता हूँ। ये कहकर ना वो विंग को गोद में उठा लिया था और वो उसे लेकर उठकर जाते हुए कहता है याओशी तुम अपने कमरे पर जाके आराम करो, मैं अभी जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से जा रही थी। इसी तरह विंग जो एकदम मतलब पीछे याओशी की तरफ देखता है, जहाँ पे याओशी भी विंग को घूर घूर कर देखे जा रही थी। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे विंग याओशी की तरफ देखकर एक स्मर्क करता है, उसके बाद वो ना अपने सिर को एकदम वांग जी के चेस्ट पर लगा लेता है। याओशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। याओशी वहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाती है और वो ना डायरेक्ट मैडम लैन के मतलब जो क्वार्टर था ना वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जाके ना वो मैडम लैन के सामने रोते हुए कहता है माँ आपने क्यों नहीं बताया था कि वांग जी की शादी हो गई है। यहाँ पे ये सुनकर जो मैडम लैन थे, मैडम लैन याओशी की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ उसकी शादी हो गई है। जहाँ पे ये सुनकर याओशी कहता है तो फिर आपने मुझे क्यों बुलाया अगर उसकी शादी हो गई है। ये कहकर वो रोने लगती है। जहाँ पे याओशी को हक करते हुए मैडम लैन कहता है चिंता मत करो, तुम्हें वांग जी मिल जाएगा। जहाँ पे ये सुनकर याओशी कहता है कैसे, उसकी तो शादी हो गई, उसकी एक ओमेगा है। ये सुनकर जो मैडम लैन थी, मैडम लैन कहती है कोई नहीं, अगर उसकी जगह मैं तुम्हें दे दूंगा तो चलेगा ना। जहाँ पे ये सुनकर याओशी मैडम लैन की तरफ देखता है और वो कहता है पर कैसे। जहाँ पे ये सुनकर मैडम लैन स्मर्क करता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। आई नो मैं इतनी जल्दी यहाँ पे रोक रहा हूँ लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ऑलरेडी आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे कितने ज़्यादा ही मतलब धमाके हो रहे हैं। ऑफकोर्स मतलब बिजली कड़क रहे हैं, बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से, तो मैं इससे ज़्यादा और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं जल्दी आऊँगी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना और देखते हैं मैडम लैन की जो चाल है वो पूरा होता है या नहीं। और हम लोगों ने विंग के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया है और विंग के बारे में मतलब हम लोग जान चुके हैं और धीरे धीरे अब मैडम लैन की जो असलियत है वो वांग जी और उसके मतलब पूरे परिवार के सामने आ जाएगा और विंग खुद ये सब कुछ लाएगा। मतलब भले ही विंग को कुछ याद नहीं है लेकिन आपको सब कुछ वो खुद रिवील करेगा। तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए यही तक, बाय बाय।